क्लास 12 अकाउंट्स। पहले वीडियो में डिस्कस किए थे कि आखिर क्लास 11 में आपने पढ़ा क्या और क्लास 12 में आपको मिलने वाला क्या है। तो क्लास 12 में मिलने वाला क्या है, उसके लिए बिजनेस के 3 फॉर्मेट एंटरप्रेन्योरशिप के आधार पे, उस 3 में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्लास 11 मोस्टली सोल प्रोप्राइटरशिप को लेके, बट ऐसा नहीं कि सोल प्रोप्राइटरशिप का पूरा अकाउंटिंग खत्म हो चुका। बिजनेस के बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शंस हैं जो कि आगे और मिलेंगे, और वो सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप में ही होगा, वो जरूरी नहीं है। बट क्लास 12 जो बेसिकली है वो है पार्टनरशिप और कंपनी के अकाउंट्स को लेके। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं 12 के स्पेसिफिक एक एक हिस्से पे, एक एक चैप्टर जो है। तो सबसे पहले दो पार्ट था, पार्टनरशिप एंड ट्रांसफर कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने चले आते हैं पार्टनरशिप अकाउंट की तरफ। तो 12 में आपने देख लिया था कि पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में क्या मिले। फिर से एक टेबल चार्ट देख लो कि उस पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में क्या होने वाला है। 12 स्पेसिफिक अकाउंटिंग था, यानी ये घटना है सिर्फ उस स्पेसिफिक बिजनेस के फॉर्मेट में ही अरेंज होगा, उसके अलावा वो होने वाला नहीं है। तो उन सब में जाने से पहले डिस्कस कर लेते हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप के बारे में यदि बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोग पार्टनरशिप पे जाते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप अकेले इंसान की रिस्क पे वो बिजनेस, पार्टनरशिप में जाने का मतलब ही है 2 या 2 से ज्यादा का एक लिमिटेशन है, बाद में बात करेंगे। 2 या 2 से ज्यादा जिंदगी में जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग हो गए, एक प्रॉब्लम अराइज होगा। अब उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए गवर्नमेंट्स स्पेसिफिक कुछ लॉ बना होती है, यानी ये कुछ बिजनेस है जो कि एक लॉ के द्वारा गाइडेड है। तो पार्टनरशिप 2008 के पहले तक तो सिर्फ एक ही लॉ था, लेकिन 2008 के बाद 2 लॉ पार्टनरशिप को लेके हो गए। तो 2008 के पहले तक एक लॉ जो 166 इयर्स तक अकेला 76 ईयर तक रहा, पार्टनरशिप एक्ट 1932। दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। आजादी के पहले से ही ब्रिटिश रूल के तहत एक लॉ बन चुका था, पार्टनरशिप एक्ट 1932। 176 इयर्स तक तो उसी से पार्टनरशिप का मतलब सिर्फ वही था, बट उसके बाद जरूरत महसूस हुई, क्योंकि इस फॉर्मेट में एक सबसे बड़ा रिस्क और डर था। इस फॉर्मेट में डर ये था कि जो भी ओनर है, पार्टनर है, उनकी जो लायबिलिटी थी वो अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिजनेस की गलती बोलो, किसी दूसरे पार्टनर्स की गलती बोलो, उसके कारण वो रिस्क पे चला जाता था। लिमिटेड लायबिलिटी के लिए 2008 के पहले जो बिजनेस करने का फॉर्मेट था, तो फिर एक कंपनी के कंपनी के फॉर्मेट में ही जाना पड़ता था। बट समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं। 2008 में लगा कि चलो पार्टनरशिप के लिमिटेड लायबिलिटी पे एक स्पेसिफिक लॉ बना दिया जाए, और उस समय फिर एक लॉ लाया गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। नाम में ही देख रहे हो कि यहाँ जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। तो आज की तारीख में जब बात हम लोग पार्टनरशिप की कहते हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि एक लॉ है पार्टनरशिप एक्ट 1932,
जहां की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, और एक दूसरा है LLP एक्ट, शॉर्ट में जिसे हम लोग कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज भी हो जाता है कि हम लोग जो अकाउंटिंग सीखेंगे पार्टनरशिप में वो किसका, क्योंकि पार्टनरशिप तो दोनों है। इन जनरल जब हम लोग सिर्फ पार्टनरशिप बोलते हैं तो ध्यान रखना उस समय जब साइलेंट है, सिचुएशन साइलेंट है, वर्ड साइलेंट है, तो सिर्फ पार्टनरशिप का मतलब ही होगा दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसके आधार पे। बिकॉज सिर्फ पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात कर जाते हैं, इसकी यदि बात करें पार्टनरशिप यहां भी है, बट बोलते वक्त हम लोग ये वर्ड जरूर यूज करते हैं LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो जो पार्टनरशिप का अकाउंटिंग हम लोग सीखने वाले हैं, ऐसे तो वो दोनों के लिए जा सकता है, लेकिन आपके क्लास 12 का जो सिलेबस है वो है मोस्टली रिलेटेड टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो हम लोग जो कुछ भी बात करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में। LLP के बारे में हमारा अकाउंटिंग का कोई डिस्कशन नहीं है। तो अपना अकाउंटिंग है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के आधार पे। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऐसे तो थ्योरेटिकली आप कॉमर्स बिजनेस स्टडी के नाम पर बहुत कुछ पढ़े हो, लेकिन हम लोग का यहाँ सब्जेक्ट अकाउंट्स है, तो उस थ्योरेटिकल टर्म्स में मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, वो कभी आप रेस्पेक्टिवली लॉ के नाम पे पढ़ोगे। तो यहाँ हम लोग ज्यादातर अकाउंटिंग की ही बात करेंगे। तो अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक थ्योरी पार्ट थोड़ा क्लियर है, तो थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लेते हैं जिस सब्जेक्ट के अकाउंटिंग के बारे में चैप्टर में बात करने वाले हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सबसे पहली बात जो यहाँ अराइज होती है वो है कि पार्टनरशिप बिजनेस कहते किसको है। क्लास 12 में आने के बाद जिंदगी में क्लास 1, उसके पहले नर्सरी बोल लो, वहां से लेके क्लास 11 तक आते वक्त आपने जिंदगी में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन 12th में आने के बाद उसी सब्जेक्ट की कड़ी में एक और एकेडमिक्स लाइफ में एक स्पेसिफिक कुछ पढ़ने का धीरे धीरे अब आपको जरूरत महसूस होगी या पढ़ाया भी जाएगा, और वो है कि एक्ट यानी लॉ, एक्ट या लॉ, क्योंकि बहुत सारी चीजें लॉ के द्वारा गाइडेड है और ये किसी ऑथर्स की अपना राइट या ऑथर्स का अपना अधिकार नहीं, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट है वो किसी ऑथर की अपने दिमाग का उपज है, लेकिन इस नाम से यदि जिंदगी में कुछ भी मिला तो ये किसी भी ऑथर का अपना कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये स्पेसिफिक अधिकार सिर्फ एक गवर्नमेंट को है, और ये लिखने का अधिकार जब गवर्नमेंट को है तो ये हमेशा यूनिफॉर्म है, ये कहीं डेविएट नहीं होगा। मतलब जिस कंपीटिंग अथॉरिटी का वो अधिकार है, राइट है उस लॉ को बनाने का, तो वो लॉ लिखती है और वहां के जो एप्लीकेबल जो लोग भी है वो सब पे वो समान रूप से एप्लीकेबल है और सभी को फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसे नाम से एक्ट, अब भले ही पहला पार्टनरशिप एक्ट 1932 पहली बार देख रहे हो, बट जिंदगी में अब ऐसे बहुत सारे लॉ आपको मिलेंगे और सबके पढ़ने का नजरिया या सभी के ओरिजिन सोर्स की बात करोगे तो करीब करीब एक ही तरह का है, तो जो तरीका यहाँ सीखोगे वो सभी जगह एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट टाइम, अब तक बहुत जगह हम लोग एक सब्जेक्ट की बात करते थे, एक मन में आता है ठीक है नहीं मानेंगे, बट ऐसे सब्जेक्ट में आने के बाद, किसी लॉ में आने के बाद सबसे पहली लाइन हमेशा याद रखना, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे आपको फॉलो करना पड़ेगा। बुरा लगे या अच्छा लगे
आपको फॉलो करना पड़ेगा एज इट इज, आप अपने मन से उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि अपना एक नजरिया ह्यूमन बीइंग कहाँ भी बात नहीं, ऐसी बातों को आप कह नहीं सकते। ऐसी बातों को कहना हो तो हिटलर की वो लाइन याद रखा करो, और वो लाइन ये है, इफ यू डोंट लाइक द रूल फर्स्ट फॉलो द रूल, गो टू द टॉप एंड चेंज द रूल। नहीं मानोगे तो फिर इस लाइन के साथ जिंदगी में वो नजरिया रखो, पहले नहीं बोल सकते हो, आप चुपचाप उसे फॉलो करो, एक टॉप पे जाओ, अथॉरिटी बनो, फिर उसे चेंज कर दो, फिर सब उसी हिसाब से चलेंगे। तो फिर वो लॉ है, सबको मानना पड़ेगा। तो फिर उस लॉ, हर एक लॉ या जिंदगी में कहीं भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, और उस इंपॉर्टेंट वर्ड को उस लॉ में डिफाइन किया जाता है, क्योंकि आखिर उन्हीं शब्दों को लेकर के तो लॉ लिखा गया है। क्योंकि वर्ड का मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग अलग अलग लोग अलग अलग निकाल लेते हैं, और यही कारण है कि एवरी लॉ में, हर एक लॉ में, हर एक शब्द को, वर्ड्स को स्पेसिफिक डिफाइन किया गया है। तो जब लॉ ही था पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो नेचुरल वो बात कराई हो जाती है कि पार्टनरशिप कहते किसको है, पार्टनरशिप कहते किसको है। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन उस सेक्शन 4 में, तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो कुछ खास इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, सबसे पहले तो ऑब्वियसली शब्द के डिस्क्रिप्टिव का वजूद भी लिखा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप लॉ डिफाइन करता है, क्योंकि पूरे लॉ को पढ़ने के बाद कभी कभार एक ख्याल आता है कि क्यों डिफाइन करना है। पूरे लॉ को पढ़ने के बाद ये ख्याल इस सेंस में है कि कुछ लोग उसके ऑरिजिन को ही चैलेंज कर देते हैं कि ये लॉ एप्लीकेबल होगा ही नहीं, यानी पहले ये प्रूव करिए कि ये पार्टनरशिप है, तो फिर ये वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये लॉ अप्लाई होने के पहले ये बताना जरूरी कि ये पार्टनरशिप है। अपने मन से हम किसी बिजनेस को लॉ के हिसाब से कुछ खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, लॉ के वर्ड टू वर्ड सिचुएशन में वो अराइज हो। तो पार्टनरशिप वर्ड का डेफिनेशन जो कि आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हो, सेक्शन 4, वो पार्टनरशिप वर्ड का जो डेफिनेशन है वो कहता है क्या, सो वो डेफिनेशन ये है कि पार्टनरशिप इज ए रिलेशन between two or more persons who have agreed to share the profit of a business carried out by all or any one of them acting for all। अब भले ही वो हाइफन में देख रहे हो, बट लॉ में डेफिनेशन एक इसके पैरा में है कि पार्टनरशिप बिजनेस के उस डेफिनेशन से वो बहुत सारे फीचर्स निकल के आते हैं, और किसी भी बिजनेस को पार्टनरशिप कहने से पहले उन सारे फीचर्स या सारे कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी। तो इसी को हम कहते हैं कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, क्योंकि जब तक वो एक भी कमरा वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगी। सबसे पहला उस एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप की देखभाल कर सकते हो, तो पहला एलिमेंट है रिलेशन या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इट इज ए रिलेशन। अब रिलेशन का मतलब भी हुआ कि एग्रीमेंट का होना जरूरी। इस पार्टनरशिप एक्ट के पहले लॉ जो कि बिजनेस के सिलसिले में हम लोग पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो उसी से वो वर्ड अराइज होता है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एक रिलेशन है, दूसरी भाषा में एक एग्रीमेंट है। तो फिर उसका पहला एलिमेंट, जब दो या दो लोग साथ आए हैं, जब दो या दो लोग साथ आए हैं तो उनके पीछे का एग्रीमेंट जरूर होगा। अब वो जो एग्रीमेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यदि जाके हम लोग देखते हैं तो सबसे बड़ी खूबी ये कि एक एग्रीमेंट हमेशा रिटन होगा वो जरूरी नहीं है। एक नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि एग्रीमेंट रिटन होता है, बट ऐसा नहीं है। उस रिटन एग्रीमेंट के अलावा ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड है। ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड है, बस
थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी को लेकर प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट में लोग डिनाई करेंगे तो उसे प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी कॉन्ट्रैक्ट में एक वर्ड आता है दैट इज द एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेशन जरूरी नहीं कि वो रिटन हो, ओरल भी हो सकता है। तो फिर पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है और वहीं पे एक बात आती है कि क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन होना जरूरी है? तो ध्यान रहे पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। अब रिटन की जब बात आई, जब आप कुछ लिखते हो तो एक पीस ऑफ पेपर में कुछ लिखोगे, और जब एक पीस ऑफ पेपर में आप उसे लिखते हो तो उसी एग्रीमेंट को हम लोग कह देते हैं डीड, यानी पार्टनरशिप डीड। एक छोटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन और ध्यान रखना कि पार्टनरशिप डीड क्या है। इन जनरल डीड तो कभी ओरल नहीं होगा, इसलिए पार्टनरशिप डीड एक रिटन पार्ट है। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिलेशन, अब एग्रीमेंट और रिलेशन ओरल और रिटन, तो ये फीचर्स है पार्टनरशिप बिजनेस का। ऑलवेज वो रिटन हो जरूरी नहीं है, लॉ ओरल एग्रीमेंट पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरा फीचर्स जो आप देख सकते हो दैट इज रिलेशन ऑफ टू और मोर पर्सन। रिलेशन ऑफ टू और मोर पर्संस, तो जब एक एग्रीमेंट है तो ऑब्वियसली वहां एक अकेले को एग्रीमेंट हो नहीं सकता, तो टू और मोर पर्सन, इसी से वो क्वेश्चंस भी अराइज होता है कि जो एग्रीमेंट है उसमें नंबर ऑफ पार्टनर या पर्सन टू और मोर, तो टू का मतलब रहा मिनिमम, यानी मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर दो का होना जरूरी। तो बात फिर आई मोर। अब मोर, तो मोर वाली कहानी से फिर लागू हो जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की तरह। उस पार्टनरशिप एक्ट में कहीं भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर का जिक्र नहीं है। अब उस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर का जिक्र हम लोग एक दूसरे लॉ के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, और वो दूसरा लॉ का सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर का यदि जिक्र है तो उस सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013 को ध्यान में रखना पड़ता है। वहां एक लाइन कि एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस एक स्पेसिफाइड नंबर से ज्यादा रहा अदर देन कंपनी, तो फिर वो इलीगल है, वो एक एसोसिएशन फिर इलीगल एसोसिएशन हो जाएगा। बट वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पर्सन किसी भी परिस्थिति में 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शब्दों पे ध्यान रखना, एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस कंपनी के अलावा एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन से ज्यादा रहा तो फिर वो इलीगल एसोसिएशन माना जाएगा, और वो सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब ये लाइन थोड़ी अजीब है, 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी क्या सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन 100 से कम हो सकता है? हाँ हो सकता है। इसका मतलब लॉ ने कुछ डिप्लोमेटिक वे में एक तरह से रूल्स बनाया कि अथॉरिटी डिसाइड करे कि वो नंबर ऑफ पर्संस मैक्सिमम कितने हो। तो फिर उसी से रिलेटेड कंपनी एक्ट के तहत एक रूल भी है, और वो रूल है कंपनी मिसलेनियस रूल 2014। कंपनी मिसलेनियस रूल 2014, वो नंबर ऑफ पर्संस कंपनी एक्ट कहता है 100 से ज्यादा नहीं, अदरवाइज 100 से ज्यादा नहीं, या फिर वो स्पेसिफाइड जो हुआ है, और वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पर्संस
ध्यान रहे स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पर्सन्स 50। अननेसेसरी कभी किसी डिस्कशन में ध्यान मत देना कि बैंकिंग इंडस्ट्री 10, अदर 20, ऐसा कोई क्लॉज आज की तारीख में एप्लीकेबल नहीं था, पहले था, बट आज की तारीख में आपका आंसर जो होगा वो होगा मिनिमम टू, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं, मैक्सिमम 50। 100 की उस भाषा पे भी मत ध्यान देना, कारण आपके सामने था। तो दूसरा फीचर्स जो आप देख रहे थे पार्टनरशिप को लेकर, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होंगे उसके जवाब परफेक्टली ध्यान रखा करो। तीसरा फीचर्स जो देख रहे थे बिजनेस, मतलब पार्टनरशिप के लिए बिजनेस का होना जरूरी है। दो लोग आपस में आ सकते हैं बट बिना बिजनेस का वो पार्टनरशिप नहीं कहलाता। ऐसे बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट है ओनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप नहीं कहलाता है क्योंकि वहां कोई बिजनेस नहीं होता है। थर्ड के बाद फोर्थ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट में एक हिस्सेदारी रखते हो। कभी कभी बिना प्रॉफिट के हिस्सेदारी के भी कुछ लोग आ जाते हैं आपस में, वो पार्टनरशिप नहीं होगा जब तक वहां शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट न हो। अब यहाँ ध्यान रहे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वर्ड है तो कभी कभी क्वेश्चन होता है लॉस के बारे में, तो बोला नहीं, तो नेचुरल है, प्रॉफिट है तो लॉस तो होगा। एंड द लास्ट फीचर्स जो माना जाता है कि पार्टनरशिप का सबसे जरूरत यानी फंडामेंटल या कार्डिनल प्रिंसिपल जिसे हम लोग कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। अब आप बोलोगे कि इस डिफिनेशंस में, ऊपर वाले डिफिनेशंस में ऐसे सब का जिक्र तो नहीं है, बाकी चार तो आपको मिल गए थे। तो ये जो म्यूचुअल एजेंसी की जो लाइन है, यदि मैं बात करूं तो म्यूचुअल एजेंसी की यदि वो लाइन है तो म्यूचुअल एजेंसी वाली लाइन, वो आखिरी सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे, carried on by all or any one of them acting for all, और यही वो लाइन उसे कन्वर्ट करता है म्यूचुअल एजेंसी। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी लोग चला सकते हैं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सभी बिजनेस में हो सकते हैं, या तीन मान लो पार्टनर है, दो घर में है, सिर्फ एक दुकान पे या एक बिजनेस को संभाल रहा है, तो वो एक बाकियों के बिहाफ में, यानी वो दोनों के बिहाफ में, यानी वो जो एक कोई भी काम करता है तो माना जाएगा कि बाकी दो भी उसके, बाकी दो का वो रिप्रेजेंटेटिव है। या मान लो कि मिस्टर ए बी सी तीन लोगों में से ए जब बिजनेस संभाल रहा था तो बी और सी के बिहाफ में काम कर रहा था, कल के डेट में ए नहीं रहे, बी उस बिजनेस को संभाल रहा है तो बी ए और सी के बिजनेस के बिहाफ में संभाल रहा है। मतलब म्यूचुअल एजेंसी दोनों तरफ से, ए जब सामने है तो वो बी और सी का एजेंट है, बी जब सामने है तो ए और सी का एजेंट है। आपसी सहयोग यानी एक म्यूचुअल एजेंसी, जिसलिए बोला जाता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में इस प्रिंसिपल के बिना बाकी सारे फीचर्स है, यदि ये नहीं रहा तो फिर वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है। तो पार्टनरशिप बिजनेस का ये 5 फीचर्स, तो जिसका अकाउंटिंग हम लोग सीखने वाले हैं, पहले ये तो जान लें कि वो बिजनेस यानी पार्टनरशिप बिजनेस किसे कहते हैं, और उस डेफिनेशन से ये 5 एलिमेंट्स का होना जरूरी, कुछ थ्योरेटिकल बातें जरूरी थी, और वो था पहला पॉइंट, दैट इज रिलेशन या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दूसरा, दैट इज रिलेशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, मिनिमम मैक्सिमम। बाकी 3 अकाउंटिंग के लिए जरूरी नहीं है, कभी थ्योरेटिकली लॉ पढ़ोगे तो वहां उसकी जरूरत पड़ेगी, बट ये 2 उस अकाउंटिंग में थ्योरेटिकल टर्म्स कुछ रहते हैं, इसलिए उसकी जरूरत है। तो वो 5 फीचर्स के बाद आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस कहते किसे है, वहां से जब क्लियर कर लिया तो आगे था अब अकाउंटिंग से रिलेटेड बात है। तो पार्टनरशिप का जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो फिर उसके पूरे अकाउंटिंग को यदि मैं उसे बांटूं कि सिर्फ पार्टनरशिप होने के कारण कुछ
एक्स्ट्रा अकाउंटिंग एरर होते हैं जो कि बाकी किसी फॉर्मेट में नहीं होते, और उस एक्स्ट्रा अकाउंटिंग को यानी कुछ एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शंस, एक्स्ट्रा अकाउंटिंग की यदि मैं बात करूं तो एक्स्ट्रा अकाउंटिंग में जो एक अकाउंटिंग है जो एवरी ईयर पार्टनरशिप को करना पड़ता है, और वो है उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज पीएल अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पीएल अप्रोप्रिएशन। दूसरा, पहले वीडियो में ही देख चुके हो कि जिस दिन पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव हो रहा है तो अकाउंटिंग होगा, बट पीएल अप्रोप्रिएशन एवरी ईयर होना जरूरी, बट रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सके वो बिजनेस में हो ही नहीं, एवरी ईयर 2-5-10 साल में एक बार हो रहा है, यानी ये घटनाएं बार बार नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एडमिशन, तो ये 4, कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ तो उस दिन का अकाउंटिंग, कोई रिटायर किया तो उस दिन का अकाउंटिंग, कोई डेथ किया तो, और जब भी बिना किसी के आए गए आपस में वो अपने रेशियो को बदलते हैं तो, और इसीलिए रिकॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन हुआ कुछ एक्स्ट्रा अकाउंटिंग, बट ये घटना है उसकी लाइफ टाइम में, जरूरी नहीं है कि वो एवरी ईयर हो, वो कभी कभार ही होता है या नहीं भी हो सकता, जबकि पीएल अप्रोप्रिएशन एवरी ईयर का होगा। और तीसरा और आखिरी, एक्स्ट्रा अकाउंटिंग पार्टनरशिप बिजनेस के कारण डिसोल्यूशन, बिजनेस बंद कर देना। पार्टनर्स कभी आपस में ये फैसला किए यार आगे से कोई बिजनेस हम लोग कैरी ऑन ही नहीं करेंगे, तो फिर वो बिजनेस बंद कर रहे हैं, और उस दिन कुछ घटनाएं होंगी, ट्रांजेक्शंस, उसके अकाउंटिंग को लेके ये चैप्टर। तो जब कभी भी हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप का अकाउंटिंग करना है तो जिंदगी में ध्यान रखो ओवरऑल, बट जैसे मैंने पहले कहा पीएल अप्रोप्रिएशन एवरी ईयर की कहानी है, यानी ईयरली एवरी ईयर ये घटना होगी और उसका अकाउंटिंग होगा। ये घटना कभी कभार होने वाली है और ये लाइफ टाइम में एक बार उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म का, बट फिर भी जब ये घटनाएं हो सकती है तो उसका अकाउंटिंग हमें सीखना है। चलिए अब इसी कड़ी में सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग सीखने वाले हैं पीएल अप्रोप्रिएशन। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो एवरी ईयर कंसर्न्स को बनाना है, तो उस पीएल अप्रोप्रिएशन के लिए फिर बात आते हैं कि ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं और कब बनाते हैं, दो जवाब, क्यों और कब, क्या दिखाना है वो तो नेक्स्ट पार्ट होगा। तो पीएल अप्रोप्रिएशन क्यों और कब बनाते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस जो किसी पार्टनरशिप बिजनेस में होता है जो कि पीएल अप्रोप्रिएशन में दिखेगा, तो क्या दिखाना है वो तो चलो नेक्स्ट पार्ट है, लेकिन उसके पहले ये कब बनाना और क्यों बनाना। तो कब और क्यों का जवाब आपको मिलेगा कि अकाउंटिंग के नाम पे हम लोग जनरल लेजर पूरे साल थ्रू आउट द ईयर बनता है, और जब ईयर खत्म हो जाता है तो फिर हम लोग उस पूरे साल के अकाउंटिंग को लेकर के बनाते क्या है, फाइनल अकाउंट। तो फिर वो जो फाइनल अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो उस फाइनल अकाउंट का आपको भी मालूम है दो टुकड़ा है, एक टुकड़े से हमें पता चलता है उस बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का इनकम कितना हुआ, दूसरी भाषा में प्रॉफिट कितना हुआ। दूसरा हिस्सा, तो फाइनल अकाउंट का जो दूसरा हिस्सा मुझे बताता है वो है पोजीशन। उस कंसर्न्स का पोजीशन क्या है, बैलेंस शीट यानी आज की तारीख में एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या है। तो फाइनल अकाउंट के दो हिस्से हुए, एक हिस्से से मुझे उसकी इनकम के बारे में या प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है, तो दूसरे हिस्से से मुझे उसकी पोजीशन के बारे में पता चलता है। अब उस इनकम को जानने के लिए हम लोग बनाते क्या थे, उस इनकम को जानने के लिए हम लोग बनाते हैं एक ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आप उस 11 के अकाउंटिंग में सीखते हो कि ट्रेडिंग बनाते थे क्यों, लॉस प्रॉफिट जानने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो क्या जानने के लिए, नेट प्रॉफिट। तो अब तक हम लोगों ने देखा है कि फाइनल अकाउंट के नाम पे ये दो बनाते हैं, बट ध्यान दें फाइनल अकाउंट के इस इनकम को निकालने के लिए ये दो बनाते तो थे, लेकिन और दो हिस्सा है जो बनता है कुछ अलग अलग परिस्थितियों में। ये जो दो लेजर या दो अकाउंट हम लोग बना रहे थे वो था एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का ट्रेडिंग बिजनेस है, यानी कहीं से खरीद करके लाके वो बेचता है। लेकिन जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है, यानी एक फैक्ट्री चलाता है, तो इसी इनकम स्टेटमेंट में उसे और अकाउंट इस ट्रेडिंग के पहले बनाना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑब्वियसली नाम से लगा कि वो लोग जो मैन्युफैक्चर करते हैं यानी फैक्ट्री का काम है वो लोग इसे बनाएंगे। ट्रेडिंग है तो यहां से चालू होता था, बट जब उनका फैक्ट्री है तो उनका फाइनल अकाउंट चालू होता है मैन्युफैक्चरिंग से, और बनाने का मकसद था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो जो सामान बना उसका कीमत कितना ये जानने के लिए हमें बनाना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब इन तीन के अलावा एक और इनकम स्टेटमेंट में हमें अकाउंट्स बनाना पड़ता है, कब, जब एक से ज्यादा ओनर हो गए तब। क्योंकि जब एक ही ओनर है तो फिर ये पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट पे उस अकेले ओनर का अधिकार। तो जो 11 में अकाउंट सीखे थे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अकेला मालिक, इसलिए पूरे प्रॉफिट पे अधिकार किसका, सोल प्रोप्राइटर का। अपना इनकम का पार्ट वहीं खत्म हो जाता था। लेकिन जहां बिजनेस में दो या दो से ज्यादा मालिक हो गए, आप भी जानते हो, फिर अगला हेडेक क्या अराइज हो गया, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और उस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के जो अकाउंटिंग हमें करना पड़ता है उसी का नाम है अपना ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अभी हम लोग उस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे, वो पीएल एप्रोप्रिएशन कब और क्यों बनाते हैं। वो पीएल एप्रोप्रिएशन कब और क्यों बनाते हैं उसका जवाब है पीएल एप्रोप्रिएशन कब बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। एवरी ईयर की कहानी है, हर एक साल फाइनल अकाउंट बनाना है, नेट प्रॉफिट निकाला जाएगा। जहां एक से ज्यादा मालिक हो गए उस समय आपको बनाना है पीएल एप्रोप्रिएशन। पार्टनरशिप बिजनेस दो या दो से ज्यादा मालिक, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। जिंदगी में आगे कंपनी अकाउंट्स की भी बात करेंगे, वहां करोड़ों मालिक, फिर वहां भी हमें बनाना पड़ता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन आखिर किसका हिस्सा, फाइनल अकाउंट के उस इनकम का स्टेटमेंट का आखिरी कड़ी जब एक से ज्यादा मालिक हुए तो। अब तक फाइनल अकाउंट का मतलब आप सिर्फ ट्रेडिंग एंड पीएल सोचते थे, लेकिन एक परिस्थिति जो वो चारों हो सकता है यदि उसका काम मैन्युफैक्चरिंग का है और वहां मालिक एक से ज्यादा है तो। और दूसरा पोजीशन, जब पूरा इनकम निकल जाता है तो किसी कंसर्न का पोजीशन जानने के लिए हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ध्यान रहे कि वो पीएल एप्रोप्रिएशन एवरी ईयर आप कब बना, वो पीएल एप्रोप्रिएशन आफ्टर पीएल अकाउंट बट बिफोर बैलेंस शीट, बिफोर बैलेंस शीट। तो ये रहा पीएल एप्रोप्रिएशन के उस पार्ट का जवाब कि कब और क्यों बनाते हैं। अब हम लोग आते हैं कि उसे कैसे बनाते हैं या उसमें दिखाते क्या क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, क्यों बनता है। अब आते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते क्या है। नाम से समझ में आया, लेजर तो बनता है। तो अगला हेडेक यही हो जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना क्या है। तो उस फॉर्मेट में जाने से पहले, वो तो आखिरी टुकड़ा, उस फॉर्मेट में जाने से पहले और दो बेसिक चीजों को क्लियर करते हैं कि आपने अभी देखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बट कब बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद।
तो जब पीएल एप्रोप्रिएशन हम लोग बनाते हैं, बिकॉज इसके बाद बैलेंस शीट बनेगा, तो सबसे जो कंफ्यूजन अपना अराइज होता है कि कौन सी चीज पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगी और पीएल में क्या जाएगा, वो तो हमें पता है। तो यहाँ दो वर्ड हम लोगों का अराइज होता है और वो दो वर्ड का मतलब क्लियर करो, जिंदगी में वो बहुत जगह मिलेगा। और वो ये जो बातें या जो ट्रांजैक्शन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो सारी चीज चली आएगी पीएल अकाउंट में। और जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, वो हिस्सा आपको दिखेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जिंदगी में ये दो वर्ड आपको हमेशा बहुत जगह मिलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ये चार्ज है, एप्रोप्रिएशन है, मतलब क्लियर करो कि इसका होता क्या है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले उस एप्रोप्रिएशन वर्ड जिसे कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यदि हम लोग उसका डिक्शनरी मीनिंग देखें तो उस एप्रोप्रिएशन का एक सिंपल डिक्शनरी मीनिंग है यूज, मतलब यूज ऑफ प्रॉफिट। तो अंतर क्लियर करना, पीएल में जो दिख रहा है कि उनके दिखाने के बाद प्रॉफिट आता है, लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या है, वो जो प्रॉफिट आया उसका यूज क्या करेंगे। मतलब अभी भी आप कंफ्यूजन में हो, बट इतना पहले मतलब क्लियर कर लो कि जो प्रॉफिट पीएल में वो है, जब तक हम उसे दिखाएंगे नहीं तब तक वो प्रॉफिट आएगा नहीं। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट आने के बाद ही ये बातें अराइज होती है, प्रॉफिट जब है ही नहीं तो ये बातें होंगी नहीं। चलो उसे अकाउंटिंग यानी फॉर्मेट में देखते हैं कि आखिर इस वर्ड का मतलब क्या है। तो आपको भी मालूम है कि नेट प्रॉफिट आता कैसे है, बाय जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। मान लो 50,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पीएल के डेबिट साइड में कुछ दिखाते हैं, क्रेडिट में भी बहुत कुछ आता है, एक बार उसे इग्नोर करते हैं। पीएल के डेबिट साइड में बहुत सारी चीजें आती हैं, एक दो इमेजिन करते हुए फिगर लिखते हैं। लेट्स इमेजिन किया कि ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 और क्रेडिट साइड बहुत कुछ आता है, मान लिया कुछ भी नहीं, डेबिट साइड दो नाम, सैलरी 20, डेप्रिसिएशन 10। जब पीएल अपने बनाते हैं तो फिर ऐसे ही कुछ नाम हेड्स रहते हैं। अब दिखाने के बाद डिफरेंस निकालते हैं, 50 से 30 माइनस किया, निकालने की भाषा क्या होती है उस नेट प्रॉफिट का, 50,000 रुपया या 50,000 जीपी, सैलरी 20, डेप्रिसिएशन 10, तो बचा कितना 20। सो नेट प्रॉफिट इज व्हाट 20,000। अब ये प्रॉफिट डिफरेंस था, लेकिन मैं यदि इसे ही दूसरी भाषा में बात करूं जो इस वर्ड को जस्टिफाई करता है, इस 20,000 रुपए के नेट प्रॉफिट को, 20,000 के नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए इस 30,000 रुपीस को मैंने इस 50,000 के अगेंस्ट में चार्ज किया। मतलब ये 30,000 इस 50,000 के अगेंस्ट में चार्ज हुआ, तब जाके हमारा 20,000 प्रॉफिट क्या हुआ, निकला। मतलब आप 20,000 का प्रॉफिट कब बोलोगे, जब इस खर्चे को माइनस कर लोगे तब। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ही क्या था कि वो बिना दिखाए मेरा नेट प्रॉफिट आने वाला नहीं है। अब इस 20,000 को और थोड़ा सा डिटेल में यदि बात करें तो एक नाम आप देखते हो उस पीएल अकाउंट में, पीबीडीडी नाम पूरा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। मतलब वो जो डेब्ट यानी डेटर बाकी है, वो गारंटी नहीं कि इन फ्यूचर में सारा मिलेगा। तो फिर ऐसी परिस्थिति में वो जो डेटर बाकी है उसका सर्टेन परसेंटेज हम लोग मान लेते हैं कि डूबेगा, और वो सर्टेन परसेंटेज एक रियल लाइफ सारे सिनेरियो को ध्यान में रख के हम लोग डिसाइड करते हैं, और वो डूबेगा ही जरूरी है। हाँ, अमाउंट थोड़ा कम और ज्यादा हो सकता है। तो जो डेब्ट है वो या तो बैड हो सकता है या डाउटफुल, और वो फ्यूचर में मिलने वाला है, तो उसमें से कुछ डूबेगा, और जब डूबा तो उसके लिए हमें कुछ
प्रोविजन करना पड़ता है, यानी प्रॉफिट से कुछ अमाउंट अलग करना पड़ता है। तो पूरा नाम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अब मान लो कि जैसे मैंने कहा कि 20,000 रुपीज प्रॉफिट है, लेकिन ये 20,000 का प्रॉफिट में हमें मालूम चला अभी कि मान लिया कि डेटर से हम लोग 40,000 रुपीज पाते थे। अब डेटर से 40,000 पाते थे और पास्ट एक्सपीरियंस, बिजनेस सिनेरियो, हालात हम लोग देखते हैं कि अपना 10% डूब जाता है। तो 40,000 का 10% 4,000 रुपीज अपना डूब सकता है, डूबा नहीं है, ध्यान रखें, डूबा तक तो बैड डेट हटा लिए, डूब सकता था। तो फिर ऐसी परिस्थिति में वो 4,000 जो डूब सकता था, इस 20,000 का जो प्रॉफिट था बिना प्रोविजन का, हम लोगों को उस 20,000 में से 4,000 अलग करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। मतलब उस 4,000 का प्रोविजन करना है, और प्रोविजन किससे किया? उस 20,000 से निकाल लिया होना तो है। तो फिर उस 4,000 के प्रोविजन को जब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो 4,000 का प्रोविजन पहले तो 20 था, अब ये 20 माइनस होने के बाद बचा कितना? 16। हुआ क्या? 20,000 से 4,000 रुपीज के प्रॉफिट को अलग कर लिया गया, सो दैट कि भविष्य में डूबा इन फ्यूचर तो हम उसे एडजस्ट कर देंगे, यानी प्रॉफिट 16,000 रहा। तो इस 4,000 का जो पी यानी प्रोविजन था, क्या किया हम लोगों ने? उस प्रोविजन को भी उस 50,000 के अगेंस्ट में क्या किया? चार्ज किया। तो वर्ड का मतलब क्लियर करोगे। पीएल अकाउंट में कुछ भी दिखा रहे, ट्रेडिंग में भी आप इस जीपी के अगेंस्ट में उसे चार्ज कर रहे हो, यानी बिना उसे चार्ज किए आप अपने फिगर को नेट प्रॉफिट नहीं बोल सकते, और इसलिए वो पीएल में दिखने वाले टर्म्स क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वो मेरा 16,000 का नेट प्रॉफिट आया, सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला मालिक, सारा प्रॉफिट वो ले लिया। अब हम लोग बात कर रहे थे पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में इस 16,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फिर आगे हम लोग बनाने वाले हैं पीएल अप्रोप्रिएशन। एक सिंपल फॉर्मेट बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल सिर्फ वर्ड का मतलब की बात करें तो वो 16,000 का नेट प्रॉफिट, 16,000 का नेट प्रॉफिट जो आया, अब उसे पार्टनर्स आपस में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब अब जो प्रॉफिट आया अब उसका यूज होगा। तो वर्ड क्या लिखा हुआ है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ध्यान रहे, प्रॉफिट होने के बाद ही यूज, जब प्रॉफिट ही नहीं तो यूज कैसा? तो फिर अब इस प्रॉफिट को यूज करना ही, यानी यहां कुछ भी दिखाना ही कहलाता है, दैट इज व्हाट? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और वही हम लोग दिखाते हैं किसमें? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कैसे यूज करते हैं? इन जनरल 16,000 का नेट प्रॉफिट है, मान लो पार्टनर्स अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट ले लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप भी जानते हो, जब प्रॉफिट होगा तो ही उनको ब्याज मिलेगा, पार्टनर है, मालिक है, जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो कहां से मिलेगा? लेट्स सपोज दो पार्टनर थे, दोनों का मिला के वो आया 2,000। अब 16,000 में से 2,000 वो ले लिए, बचा कितना? रिमेनिंग 40। अब मान लो उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा पार्टनरशिप में आपस में और कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, अब 14 बचा, वो 14 भी पार्टनर अपने बीच में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तभी उनके मन में ख्याल आया कि उस रिमेनिंग 14 को डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले कुछ प्रॉफिट को वो अलग से रख ले, यानी रिजर्व करें। तो जब भी उन्होंने फैसला किया कि उसमें से कुछ प्रॉफिट को रिजर्व करें, तो उस 14,000 में से उन्हें कुछ रिजर्व करना पड़ेगा। क्यों करें? बोले मालूम नहीं, बस रखते हैं किसी लिए। तो फिर उस अकाउंट का नाम भी क्लियर करो, रिजर्व। किस मकसद के लिए? पता नहीं। तो जब पता ही नहीं है तो फिर उस मकसद का सबसे कॉमन नाम जनरल रिजर्व।
प्रॉफिट से कुछ पैसे को रिजर्व कर लिया गया किसी अननोन सर्कमस्टांसेस या मकसद के लिए। मान लो 5000 वो लोग रिजर्व किए, तो 5000 रुपया 16 से 214 जो बचा था उसमें से अलग किया। फिर मतलब को क्लियर करना, रिजर्व प्रॉफिट अलग किया। कब करोगे? प्रॉफिट आने के बाद। जब प्रॉफिट ही नहीं आया तो अलग कहां से करोगे? इसीलिए रिजर्व is a what? Appropriation of profit. Provision is what? Charge against profit. So, अब ये रिजर्व जो रहा मेरा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, so 16 से 2 इंटरेस्ट दे दिया, 5 हमने रिजर्व कर दिया, तो बचा कितना? 9000। अब इस 9000 को पार्टनर्स आपस में अपने एक रेशो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट, और पार्टनर इसे अपने कैपिटल के साथ ऐड करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक बहुत बेहतर कंसेप्ट आपने सुना। क्यों? आखिर उसकी फीलिंग क्या है? उस फीलिंग को ही हम लोग क्रिएट कर रहे थे कि आखिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है। क्योंकि एक नाम को दिखाते वक्त एक क्वेश्चन से राइज होता है कि कौन सा आइटम पीएल में जाएगा, कौन सा आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। पीएल में क्या जाता था वो जानते थे, बट एक दो नाम आगे आप भी कंफ्यूज आपको करेंगे। उससे पहले आपको इन दोनों वर्ड का मतलब क्लियर करना था कि व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब बात करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखता क्या है, या पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते वक्त कौन कौन सी चीजों को कंसीडर करते हैं। तो आइटम्स कंसीडर्ड इन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसे तो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन यूज नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो यूज तो है, लेकिन नेट प्रॉफिट आने के बाद भी उस फॉर्म के लिए कुछ एक इनकम आ जाता है। और जब बात एक लेजर की कर रहे हैं तो आप भी जानते हो उसके दोनों साइड है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सबसे पहले क्रेडिट साइड पीएल से नेट प्रॉफिट तो ले ली, लेकिन उस नेट प्रॉफिट के अलावा पीएल एप्रोप्रिएशन कौन से आइटम कंसीडर्ड होंगे? तो कौन से आइटम कंसीडर्ड होंगे? एक सिंपल लाइन याद रखना, और वो लाइन है एनी पेमेंट टू या एनी रिसीट फ्रॉम पार्टनर्स कंसीडर्ड इन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखने को हम लोग बहुत कुछ लिखते हैं फॉर्मेट में, बट एक दो लाइन में वो चीजें आगे सिमट जाती है, और जब एक दो लाइन में वो चीजें सिमट जाती है तो वो लाइन ध्यान रहे कि पीएल एप्रो में क्या जा रहा है। एनी पेमेंट टू एनी रिसीप्ट फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर को कुछ भी दिया या पार्टनर से कुछ भी लिया तो वो हिस्सा चला जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लेकिन दो चीजों को छोड़कर। पीएल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर से कनेक्टेड सभी चीजें आएंगी, बट दो चीजों को छोड़कर, और वो दो नाम है रेंट टू पार्टनर, पार्टनर के प्रेमाइसेस को यूज किया और उसके लिए जो रेंट दिया वो, पार्टनर से कोई लोन लिया या एडवांस लिया। पार्टनर से हम लोग पैसा कैपिटल के तौर पे लेते हैं, लोन के तौर पे लेते हैं। जब भी हमने उससे लोन के तौर पे पैसा लिया है तो उस लोन के अगेंस्ट में जो भी इंटरेस्ट दिया, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस टू पार्टनर जो पे किया वो चला जाएगा आपका पीएल अकाउंट में। मतलब इन दो चीजों को छोड़ दो तो बाकी सब तो पीएल एप्रोप्रिएशन में आ रहा है। अब ये दो पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाकर के पीएल अकाउंट में ही जाता है, और पीएल अकाउंट में जाने का मतलब ही देख लिया था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो रेंट टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, तो पार्टनर्स से जो भी लोन या एडवांस लिए हैं उसके अगेंस्ट में जो कुछ हमने दिया वो पीएल में जाएगा। तो इस पीएल एप्रोप्रिएशन में कौन सा आइटम कंसीडर्ड होगा, उस फॉर्मेट में क्या देख रहे हैं वो बात करेंगे।
any payment or receipt from partner it will be considered in PL appro except these two, क्योंकि ये दोनों PL में जाएगा, PL appropriation में। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब जब तक गेन दिखाएंगे तब तक प्रॉफिट आने वाला नहीं है। तो इन्हीं दो लाइंस के आधार पे PL appro के क्रेडिट साइड में एक सबसे पहला नाम जो सबसे कॉमन नाम है वो बार बार मिलेगा और वो है रिसीप्ट फ्रॉम पार्टनर। और पार्टनर से कुछ मिला जो इनकम के नेचर का है, तो ध्यान रखो पार्टनर से कुछ मिला इनकम के नेचर का, तो वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब बिजनेस से पैसा निकालना। कौन निकालेगा बिजनेस से पैसा? पार्टनर निकालेंगे। और पार्टनर यदि बिजनेस से ड्राइंग के लिए पैसा निकाल रहे तो उनको डिसिप्लिन करने के लिए पार्टनर्स आपस में फैसला करते हैं कि जो जितना पैसा निकालेगा उसे उतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जब पार्टनर्स इंटरेस्ट देंगे तो फर्म को वो इंटरेस्ट मिलेगा, और फर्म के लिए जो इंटरेस्ट मिला वो इनकम है। और इनकम के बारे में बोला गया कि बाहर दूसरों से मिला तो वो तो इनकम नेट प्रॉफिट में है और पार्टनर खुद दे रहे हैं, इसलिए वो पीएल की जगह पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है। तो क्रेडिट साइड का सबसे कॉमन नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। डेबिट साइड एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड इन दो के अलावा पेमेंट टू पार्टनर, पेमेंट वाला पार्ट डेबिट साइड, रिसिप्ट का पार्ट क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में फर्स्ट नेम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स यदि बिजनेस को कैपिटल दिए हैं तो उनको उनके लिए इंटरेस्ट देना पड़ता। दे कौन रहा है? फर्म। किसको दे रहे हैं? पार्टनर को। अकाउंट किसका बना रहा है? फर्म का। तो फर्म जब इंटरेस्ट पे कर रहा तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन एक पार्टनरशिप बिजनेस में सभी पार्टनर्स बराबर कोई इन्वॉल्व नहीं रहता, कोई कम करता है कोई ज्यादा करता है। उसे डिसिप्लिन करने के लिए फिर फर्म आपस में फैसला कर सकते हैं रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। और पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन हम लोग तीन डिफरेंट अलग अलग नाम से देते हैं। एक पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स बोनस, पार्टनर्स कमीशन। तो ये आखिर तीनों के तीनों क्या है? दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट? पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। तो कोई भी नाम रहे, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स को पेमेंट किया, कब पे करोगे? पहले प्रॉफिट हो, प्रॉफिट नहीं तो दोगे कहां से? एंड देयरफॉर पीएल एप्रो में ये दूसरा पार्ट। इसके अलावा कभी जैसे देखा था कि पार्टनर से डिसाइड करे कि कुछ रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी उस प्रॉफिट से कुछ रिजर्व में ट्रांसफर किया तो वो हटा लेंगे। एंड अब जो बचा वो प्रॉफिट पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन एनी पेमेंट और रिसीप्ट फ्रॉम पार्टनर्स कंसीडर्ड इन पीएल एप्रो अकाउंट। लेकिन एक लाइन और जोड़ सकते थे, ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर किया तो वो भी। और दो को छोड़ करके क्रेडिट साइड का नाम रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेबिट साइड की बात करोगे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये था कि पीएल एप्रो में क्या क्या आएगा। चलो ये तो एक जनरल डिस्कशन था। अब हम लोग एक फॉर्मेट देख लेते हैं, स्पेसिफिक एक फॉर्मेट कि पीएल एप्रो में जाता क्या क्या है। अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या जाएगा, वो दो लाइन के आधार पे एक्सेप्ट। अब आ जाओ वो फॉर्मेट देखोगे, आपके सामने जो फॉर्मेट है पीएल एप्रोप्रिएशन का, वो फॉर्मेट हेडिंग इन द बुक्स ऑफ एक स्टैंडर्ड भाषा बनाने जा रहे हम लोग। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, साल के आखिरी दिन बनता है। तो दैट वाज द लाइन रिटन अबव द टेबल
अब उस टेबल की यदि बात करें तो सबसे पहले उस टेबल में आप पीएल को आपने देखा कि बनता क्या है पीएल के बाद, तो पीएल से निकल के क्या है नेट प्रॉफिट, तो लिखने को हम लोग बाय नेट प्रॉफिट भी लिखते हैं, क्या एक प्रॉपर बाय पीएल अकाउंट, और वहां अमाउंट आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब पीएल में जाने वाली सारी चीजें जा चुकी है। ध्यान रहे दो नाम जो अभी आप देख रहे थे, रेंट टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, पार्टनर को जो दिया उससे जो भी ब्याज एक तरह से था वो पीएल का पार्ट था, वो दोनों नेट प्रॉफिट निकालते वक्त माइनस हो जाना चाहिए। माइनस होने के बाद वो फिगर क्रेडिट साइड में पहले ले लिया बाय नेट प्रॉफिट। फिर बात किए थे सबसे पहले क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड का आपका एक ही नाम था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। डिस्कस कर रहे थे दो पार्टनर है, मान लेते हैं ए और बी, तो दिखाने का अंदाज रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में ए और बी, अमाउंट इनर कॉलम में दोनों का ले लोगे, उसके बाद उनका टोटल आउटर कॉलम, तो ये क्रेडिट साइड का हिस्सा रहा। फिर इसके बाद डेबिट साइड की बात करें, तो डेबिट साइड की यदि बात करें तो पहला नाम था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर जो कैपिटल दिए हैं तो उनको उस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, और जब इंटरेस्ट फॉर्म दिया तो उनके लिए खर्च है, इसलिए वो इनकम है। ड्राइंग वाली यदि बात करोगे तो पार्टनर्स यहाँ इंटरेस्ट फॉर्म को दे रहे, आप लेजर फॉर्म का बना रहे हो, फॉर्म के लिए वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम था, किंतु इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस है। ए और बी यदि दो पार्टनर है, इनर कॉलम लेने के बाद आउटर, दो पार्टनर्स है तो तीन है तो तीन ले लेते हैं। इसके बाद पार्टनर्स रेम्यूनरेशन में तीन नाम आपने देखा था, और वो तीन नाम थे पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन एंड पार्टनर्स बोनस। कभी कभी हम लोग पार्टनर्स रेम्यूनरेशन के हेडिंग में लिख देते हैं या अलग अलग नाम लिखते हैं। दोनों पार्टनर यदि दोनों का है तो इनर लिख करके आउटर कर लेंगे, यानी इनर लेंगे जैसे पार्टनर्स कमीशन, फिर आउटर लेंगे। इसी तरह बोनस, अब एक ही है तो एक ही रह जाएगा, तो ये रेम्यूनरेशन से रिलेटेड। आगे बढ़ा तो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व की यदि बात करें तो प्रॉफिट से हम लोग कभी कभार कुछ अमाउंट रिजर्व के नाम पे अलग कर लेते हैं, तो वो जनरल रिजर्व एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का यूज रहा, तो एक तरह से ये डेबिट साइड का नाम रहा। इसके बाद एक लेजर का बैलेंसिंग, बैलेंसिंग करने की यदि बात करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हायर साइड है, नॉर्मली क्रेडिट साइड हायर होता है, क्रेडिट का टोटल करो, उसी टोटल को डेबिट पुटअप कर दिए, और फिर आपको एक डिफरेंस मिला, और वो डिफरेंस जो बच गया इन सबको डेबिट करने के बाद वो बैलेंसिंग फिगर जो बचा वो बचा हुआ प्रॉफिट है जो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं, यानी डिविजिबल या शेयर ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। और वो जो पार्टनर्स प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपको भी मालूम है वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल और कभी कभार करेंट, बात करेंगे कब कैपिटल होगा और करेंट, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो बचे हुए फिगर को टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट वो डिविजिबल और शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जो कि बैलेंसिंग फिगर से निकला है। जो भी निकला वो पार्टनर्स ए और बी यदि दो है तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यही वो फॉर्मेट है जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं। कैपिटल अकाउंट वो सब बाद में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब इस फॉर्मेट को देखने के बाद अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम नंबर 2।
सम नंबर 2 एपीएल अप्रोप्रिएशन का बेसिक सवाल था ऑन 1/1/2017 अनिल एंड विमल दो पार्टनर है, entered into a partnership an agreement with a capital of rupees 40,000 and 30,000 respectively. इसके बाद they decided to share profit and loss in their capital ratio. तो ध्यान दें, कैपिटल रेशियो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आगे the partnership deed also provide the following deed में ABCD 4 बातें हैं। उन 4 बातों में एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर annum, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 10% पर annum and partners drawing Anil 6,000, Bimal 9,000। फिर आगे चला तो they have decided Anil to get 300 per month as salary। next आगे बढ़े, Bimal get 2% commission on sell and sales amounted to rupees 2,50,000। तो ये 4 डीड के हिसाब से उनके बीच की बातें थी। बिफोर एनी ऑफ द एडजस्टमेंट द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 30,000 नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। आगे चला सो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये अपना सम नंबर 2 है। अब उस फॉर्मेट को ध्यान दिए थे, पीएल अप्रोप्रिएशन आपके दिमाग में चल रहा होगा, पार्टनर्स कैपिटल अगले स्टेप में बात करेंगे। पहले हम लोग जो पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखे हैं तो वो देख लेते हैं कि पीएल अप्रोप्रिएशन आपका इस सवाल का कैसे बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जनरल फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट के 2 कॉलम के साथ जो सब नंबर 2 हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले 1 by 1 एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड हम लोग सब में ढूंढते क्या है, नेट प्रॉफिट। पॉइंट नंबर डी के बाद वाली लाइन में ही था कि बिफोर एनी ऑफ द एडजस्टमेंट देयर प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2017 इज रुपीज 30,000। तो सबसे पहले आप लिखते हो बाय नेट प्रॉफिट 30,000, कुछ लोग बाय पीएल अकाउंट लिखते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी भाषा यूज कर सकते हो। तो बाय नेट प्रॉफिट 30,000। इसके बाद सबसे पहले क्रेडिट साइड का आइटम देख लेना, क्योंकि इस साइड एक ही आइटम था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। उस पॉइंट नंबर बी में उसका जिक्र है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स को देना कितना है, 10% पर एनम। अब 10% पर एनम, तो फिर अनिल का ड्राइंग था कितना, पार्टनर्स ड्राइंग अनिल 6,000 एंड विमल 9,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हेडिंग दे दिया, 2 पार्टनर थे अनिल और विमल। अब इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो जिंदगी में आप भी जानते हो किसी भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्लास 4, 5, 6, 7 जहां भी आपने पढ़ा होगा और एवरीवेयर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है क्या, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। कुछ लोग रेट को इंटरेस्ट भी बोलते हैं, पीआईटी या पीआरटी। यानी 3 चीज आपको हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त देखना है, यदि वो सीधे तौर पे नहीं है तो यहां बात थी प्रिंसिपल का मतलब ड्राइंग अमाउंट। तो अनिल का ड्राइंग था कितना, पॉइंट नंबर बी 6,000। इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बाद रेट कितना, 10%। फिर
टाइम कितना, तो टाइम का तो कहीं जिक्र ही नहीं, बट रेट तो पर एनम है। तो फिर टाइम के बारे में डिटेल बात करेंगे अगले वीडियो में। इन जनरल जब कोई टाइम का जिक्र न हो और रेट पर एनम है तो ध्यान रखना आप उसे ले लेना 6 मंथ। क्यों, क्या एक इंटरेस्ट और ड्राइंग पे पूरी क्लास डिस्कस करेंगे। फिलहाल जब भी ड्राइंग के समय के बारे में कोई जिक्र ना हो, टाइम के बारे में कहीं भी जिक्र ना हो, तो हम लोग ले लेते हैं 6 मंथ, रेट पर एनम है तो 6000 का 10% करके 6 मंथ का इंटरेस्ट 300। इसी तरह अनिल के बाद विमल, तो विमल का ड्राइंग कितना था 9000। यहां भी से प्रिंसिपल यानी ड्राइंग अमाउंट 9000, रेट 10% और समय का जिक्र नहीं था 6 मंथ। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कितना हो गया 750। पार्टनर्स पैसा निकाले थे, उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फर्म के लिए इनकम। अब चलते हैं आगे डेबिट साइड। तो डेबिट साइड की यदि मैं बात करूं तो डेबिट साइड पहला नाम था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सवाल की पहली लाइन में ही देख रहे थे कि पार्टनर्स एंटर्ड इनटू बिजनेस ऑन 1117 विद कैपिटल ऑफ रुपीस अनिल 40,000, विमल 30, विमल वो था रेस्पेक्टिवली। तो दोनों का कैपिटल अमाउंट उस सवाल की पहली लाइन में था। और पॉइंट नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज 12% पर एनम। तो फिर उस पॉइंट नंबर ए और पहली लाइन के कैपिटल के अमाउंट को ध्यान में रख के अनिल और विमल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है फिर वही था, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। फर्स्ट लाइन प्रिंसिपल यानी कैपिटल अमाउंट 40,000, रेट पॉइंट नंबर ए 12% टाइम। अब जैसे मैंने कहा कि ड्राइंग कोई समय का जिक्र नहीं है तो 6 मंथ, तो ध्यान रहे समय का जिक्र नहीं है तो, बट यहां है कैसे है, सवाल की ठीक पहले ही आप देख सकते थे ऑन 11/2017 को लोगों ने पार्टनर से बिजनेस स्टार्ट किया। और 11/17 को जब पार्टनर से बिजनेस स्टार्ट किया और पीएल अपना बना करना आते दिन 31 दिसंबर 17, तो 11/17 से 31/12/17 पूरे साल भर हो गए 1 ईयर। अब 1 ईयर इनटू 1 करोगे कोई रिलेवेंस नहीं है बिकॉज़ 1 तो है ही, या 12/12 वो भी 1 ईयर है, तो उस 1 का कोई रिलेवेंस नहीं है। मल्टीप्लाई करो या ना करो ऐसे भी 1 से हो रहा है, तो नहीं भी लिखोगे तो भी वही, लिख भी लेते हो तो भी वही, ज्यादातर हम लोग उसे लिखते नहीं। 4800, ठीक उसी तरह 8400। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आगे चला पार्टनर्स रेम्युनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन। तो पॉइंट नंबर सी आप देख सकते थे अनिल इज टू गेट 300 पर मंथ एज ए सैलरी। तो फिर टू अनिल सैलरी, लेकिन एगो कुछ लोग लिखते हैं टू पार्टनर सैलरी भी, कोई खास फर्क नहीं पड़ता उसके लिए। पॉइंट नंबर सी 300 पर मंथ ईयर, साल भर का अकाउंट्स बना रहे हो, इसलिए 3600। फिर उसी के बाद पॉइंट नंबर डी में देखा कि विमल इज टू गेट 2% कमीशन ऑन सेल, विमल को सेल्स पे 2% कमीशन मिलेगा, और ब्रैकेट में भाषा थी कि द सेल्स अमाउंटेड टू रुपीस व्हाट 2,50,000। तो फिर 2 विमल्स कमीशन। अब कमीशन है एक रिलेटिव फिगर 2% ऑन किस पे, सेल पे, तो नेचुरल है सेल अमाउंट को लेके आना पड़ेगा। सेल अमाउंट 2,50,000, उसका 2%। पॉइंट नंबर डी। तो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड की बात करोगे तो यही था, तो क्रेडिट साइड डेबिट साइड लिख ले। अब अपना काम है बैलेंसिंग फिगर के डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। बैलेंसिंग फिगर का बेसिक रूल, सबसे पहले जो है साइड है उसका टोटल किया 30,750 टोटल, फिर डिफरेंस अमाउंट हम लोग निकालते हैं, तो फिर इन
तीनों के टोटल को माइनस कर लेते हैं और इन तीनों के टोटल को हम माइनस करते हैं तो 12 and 5 17,000 माइनस किया, डिफरेंस 13,750। अभी जो 13,750 बच गया मतलब 30,000 का नेट प्रॉफिट था, 750 पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला, टोटल फर्म के पास कितने हो गए 30,750। 30,750 से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 8,400 उन्हें दे दिया, अनिल को सैलरी आपने 3,600 वो दे दिया, विमल को कमीशन दे दिया 5,000, 17,000 दे चुके। तो 30,750 में जब 17 दे दिए तो बचा कितना 13,750। अभी तो बचा वो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आखिर वो प्रॉफिट को जोड़ देगा अपने कैपिटल के साथ, इसीलिए शेयर ऑफ प्रॉफिट। कौन दो पार्टनर थे अनिल और विमल। अब अनिल और विमल दो पार्टनर थे, इस बचे हुए प्रॉफिट को क्या करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब उस रेशियो का जिक्र आप देख सकते थे उस सेकंड लाइन में शुरुआत में ही था, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। तो इन देयर कैपिटल रेशियो, अब कैपिटल रेशियो तो सीधे तौर पे दिया हुआ नहीं है तो फिर वो रेशियो निकाल लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अनिल और विमल का रेशियो था कितना 40,000 एंड 30,000। तो रेशियो 40,000 एंड 30,000 को सिंपलीफाई किया तो क्या हो गया 4:3, 4:3। तो फिर इस 13,750 को डिवाइड किसमें करना है 4:3 में। तो 4:3 अब उसे जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो 4:3 के हिसाब से अमाउंट आता कितना है तो 13,750 को डिवाइड किया 7857 एंड व्हाट 5893। तो ये बचा हुआ प्रॉफिट उनके कैपिटल शेयरिंग रेशियो में बांट लिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का कुछ अंदाज यही है। तो याद रखो कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने सम नंबर 2 का यही रहा। अब इसके अंदर एक और चीज पूछा हुआ था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास में उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके रिमेनिंग, तो पहला क्लास पीएल एप्रोप्रिएशन की बात कर रहे थे। पीएल एप्रोप्रिएशन सवाल के पहले कुछ बेसिक कांसेप्ट थ्योरी ध्यान रखोगे क्योंकि हम लोग सवाल बनाते तो हैं बट क्यों, क्योंकि क्यों का जवाब हमारे पास नहीं रहता। क्यों का जवाब ही उस बैकग्राउंड के पीछे इतना कुछ आप देख रहे थे, ठीक है बेसिक फॉर्मेट था, सवाल आसान था बट उसकी बाकी जो बैकग्राउंड के पीछे की बातें थी उसे याद रखा करो। कभी रुकोगे और कभी नहीं रुका तो उन सारे लेक्चर्स में उसका जवाब मिलेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगले क्लास में बात करेंगे क्योंकि वो एक नई टॉपिक है बट होमवर्क नेक्स्ट क्लास ध्यान रहे होमवर्क जरूर बनाओगे और होमवर्क रहेगा सम नंबर 1। सम नंबर 1 एक आसान सा सवाल है, उसमें कुछ खास बातें नहीं है फिर भी सवाल देख लो, डिस्कस करते हैं। सम नंबर 1 ये था कि अमन एंड अनिल बिजनेस स्टार्ट किए 1 जनवरी 2017, कैपिटल 20,000 and 15,000। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 रेशियो दिया है, आपको हेडिंग लेने की जरूरत नहीं है। जैसे सम नंबर 2 में देखा कैपिटल शेयरिंग रेशियो था निकालना पड़ा, यहाँ वो रेशियो दिया है। पार्टनरशिप डीड आल्सो प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% per annum। Anil is to get 300 per month salary, Aman is to get commission 3,000. Before any of them of their profit sharing ratio is 41,000. So PL appropriation account बहुत ही आसान सा सवाल है। So चीजों को रिकैप खासकर क्रिटिकल टर्म्स को ध्यान रखोगे, बार-बार कभी भी जिंदगी में मिला तो कुछ नया नहीं है जितना डिस्कस किया हो, बाकी तो एडवांस लेवल की चीजें बहुत कुछ होती है। ये था आपका पहला क्लास।